हेलो दोस्तों, एक्सट्यूसर सीरीज की ये तीसरी वीडियो है। हमने अभी तक एक्सट्यूसर के प्रकार, वाटर CO2 और वाटर एयर स्टोर प्रेशर टाइप एक्सट्यूसर के विषय में जाना। आज हम जानेंगे फोम टाइप एक्सट्यूसर के विषय में। फोम टाइप एक्सट्यूसर दो प्रकार के होते हैं, केमिकल फोम टाइप एक्सट्यूसर और मैकेनिकल फोम टाइप एक्सट्यूसर। केमिकल फोम टाइप एक्सट्यूसर ये रासायनिक पदार्थों द्वारा क्रिया कराकर बनाए जाते थे। इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट और एल्यूमिनियम सल्फेट का घोल इनर और आउटर कंटेनर में डाला जाता था। ये रसायन कुछ दिनों के बाद जम जाते थे, इसलिए ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होते थे। इस कारणवश केमिकल फोम एक्सट्यूसर लगभग हर जगह बंद है। इसकी जगह मैकेनिकल फोम एक्सट्यूसर का निर्माण किया गया। इसमें 8460 मिलीलीटर पानी और 540 मिलीलीटर फोम कंसनट्रेट और 100 से 120 ग्राम की कार्टेज लगाई गई, जिससे फोम बनाया गया। और दूसरे स्टोर्ड प्रेशर टाइप एक्सट्यूसर का भी निर्माण किया गया। इनमें गैस कार्टेज की जगह ड्राई एयर और नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया गया। अभी हम इनके विषय में विस्तार से जानेंगे। मैकेनिकल फोम एक्सट्यूसर, सबसे पहले इसका नाम। मैकेनिकल फोम एक्सटिंग्विशर गैस कार्टेज टाइप, कैपेसिटी 9 लीटर, इसका पूरा नाम है। 17 kg से नीचे सभी एक्सटिंग्विशर पोर्टेबल में आते हैं। मैकेनिकल फोम एक्सटिंग्विशर में 2 लीटर, 4 लीटर, 6 लीटर और 9 लीटर एक्सटिंग्विशर पोर्टेबल टाइप में आते हैं। इस एक्सटिंग्विशर के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं: बॉडी, कैप असेंबली, गैस कार्टेज। अभी हम बॉडी के पार्ट्स के बारे में जानेंगे। इसकी बॉडी माइल्ड स्टील की बनी होती है, जिसकी थिकनेस, मोटाई 1.6 mm होती है। इसका डायमीटर 175 ± 5 mm होता है, यानी 170 भी हो सकता है और 180 भी हो सकता है। और इसकी ऊंचाई 645 ± 5 mm होती है। विदाउट चार्ज इसका वज़न 8.2 kg होता है। इसके बाद कैरिंग हैंडल, ये सामने दृश्य में ये कैरिंग हैंडल की गोलाई 6 mm होती है। ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस हैंडल का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा आता है हैंगिंग हुक। हैंगिंग हुक इस साइड में लगे होते हैं, इस प्रकार ये लगे होते हैं। ये दीवार में टांगने के काम आते हैं। इनकी मोटाई 3 mm होती है। ऊपर होते हैं नेक रिंग। ये कैप के नीचे नेक रिंग होती है यहाँ पर। इसमें 4 फुल थ्रेड, 4 चूड़ियाँ होती हैं। इसके नीचे आता बॉटम, ये बॉटम है, नीचे वाला हिस्सा। फिर आते साइफन ट्यूब, ये सामने दृश्य में दिखाई गई है। ये पाइप बनी हुई है, जो इसे साइफन ट्यूब कहते हैं। ये ब्रास की बनी होती है। इसके नीचे स्टेनर लगा होता है यहाँ पर। फिर आते हैं हमारे स्नेप्टर वाल। साइफन ट्यूब के ऊपर वाले हिस्से पर यहाँ पर स्नेप्टर वाल होता है। इसे ब्रीथिंग डिवाइस भी कहते हैं। इसका खुला रहना जरूरी है, क्योंकि गर्मियों में गर्मी के कारण सॉल्यूशन नोजल से धीरे धीरे बाहर आता रहता है और सिलेंडर भी खाली हो सकता है। अगर स्नेप्टर वाल खुला होगा तो सॉल्यूशन वापस सिलेंडर में ही गिरता रहेगा और सिलेंडर खाली नहीं होगा। इसलिए स्नेप्टर वाल का खुला होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आती है हमारी डिस्चार्ज पाइप। ये वाली डिस्चार्ज पाइप, इसे हाई प्रेशर फ्लेक्सिबल डिस्चार्ज पाइप कहते हैं। इसकी लंबाई लगभग 1 मीटर होती है। इसका इंटरनल डाया 12.5 mm होता है। ये सिलेंडर के ऊपर वाले हिस्से पर फिट होती है। जैसे ये जहाँ से साइफन ट्यूब होके आती है, उसके ऊपर से ये डिस्चार्ज पाइप आती है। उसके बाद आते हैं डिस्चार्ज नोजल। इसमें डिस्चार्ज नोजल का क्या नाम है? मिनिएचर फोम मेकिंग ब्रांच।
इसका पूरा नाम मिनिएचर फोम मेकिंग ब्रांच। ये वेंचुरी सिद्धांत के आधार पर कार्य करती है। दूसरा पार्ट आता है हमारा कैप असेंबली। कैप असेंबली में सबसे पहले आता है स्ट्राइकर नोब। इसको ये स्ट्राइकर नोब कहते हैं, ये ऊपर वाला हिस्से को। इस पर चोट करके कार्टेज को पंचर किया जाता है। जब हम सेफ्टी क्लिप को निकालेंगे, दूसरा हिस्सा है इसका सेफ्टी क्लिप, ये वाली, ये सेफ्टी क्लिप होती है इसके नीचे जो स्ट्राइकर को रोक कर रखती है। सेफ्टी क्लिप को निकालेंगे, उसके बाद ही हम स्ट्राइकर पर चोट कर सकते हैं। उसके बाद आती है हमारी पंचरिंग पिन। स्ट्राइकर के नीचे, ये सामने दूसरी स्लाइड दृश्य में दिखाई गई है, जो नुकीली है उसे पंचरिंग पिन कहते हैं। पंचरिंग पिन का कार्य है, स्ट्राइकर पर चोट करने के बाद पंचरिंग पिन कार्टेज को पंचर करती है, जिससे गैस सिलेंडर में जाती है। ये बिल्कुल स्ट्राइकर के नीचे होती है, जस्ट नीचे, इसके बिल्कुल नीचे होती है। पोर्ट होल, ये सामने दृश्य में दिखाए गए हैं। कार्टेज होल्डर के अंदर ये होल नजर आ रहा है, जो इसको पोर्ट होल कहते हैं। गैस कार्टेज पंचर होने के बाद गैस पोर्ट होल के रास्ते, जैसे कार्टेज यहाँ पर फिट होगी, उसके बाद पंचर हो जाएगी। पंचर होने के बाद गैस इन पोर्ट होलों के द्वारा सिलेंडर के अंदर आती है। फिर आते हैं रबड़ वाशर। ये सामने दृश्य में ये रबड़ वाशर, इसकी वजह से गैस का प्रेशर सिलेंडर से कैप के जरिए लीक नहीं हो पाता। अगर ये नहीं होगी तो कैप के जरिए सारा सिलेंडर का प्रेशर निकल जाएगा। फिर है वेंट होल। वेंट होल जो ये सामने दृश्य में दिखाए गए हैं, ये इधर, इधर, ये इधर, वेंट होल। ये एक सेफ्टी डिवाइस है। इसमें से जब नोजल ब्लॉक हो जाती है, तब कैप की दो चूड़ी लूज करने से इनके जरिए सिलेंडर में बना प्रेशर रिलीज हो जाता है। इनका डाया 2.5 mm का होता है। फिर आता कार्टेज होल्डर। ये कार्टेज होल्डर, जिसके अंदर कार्टेज फिट किया जाता है। कैप असेंबली दो प्रकार की होती हैं, दो तरह की होती हैं। एक तो व्हील टाइप कैप असेंबली होती है, ये ऐसी व्हील टाइप। एक नॉर्मल टाइप होती है, इस टाइप की। तीसरा पार्ट आता है CO2 गैस कार्टेज। ये 100 से 120 ग्राम की कार्टेज इसमें लगाई जाती है। कार्टेज लगाने से पहले कार्टेज का वजन करना बहुत ज़रूरी है। अगर कार्टेज का वजन 10% लेस हो तो कार्टेज हमें चेंज करनी है। रिफिलिंग करने का तरीका, सबसे पहले एक्सटिंग्विशर की कैप खोलनी है। सिलेंडर को अंदर से साफ पानी से धोना है। उसके बाद लगभग 8.5 लीटर पानी भरना है। फिर 540 मिलीलीटर फोम्स कंसनट्रेट पानी में डालना है। उसके बाद CO2 की 100 से 120 ग्राम की कार्टेज होल्डर में फिट करनी है। नोजल, वाशर आदि चेक करने हैं। कैप को सिलेंडर में फिट करके यथास्थान रख देना है। उसके बाद आता चलाने का तरीका, इसे हमें कैसे चलाना चाहिए। एक्सटिंग्विशर को आग के स्थान पर लेकर जाना है। फिर एक हाथ से फोम ब्रांच को पकड़ना है, सेफ्टी क्लिप को निकालना है। उसके बाद दूसरे हाथ से स्ट्राइकर पर चोट करनी है। ब्रांच को आग की दिशा में सॉलिड स्पॉट पर जेट को मारना है। एक ही जगह पर, वहीं से फोम एक लेयर बनाएगा, जैसे दृश्य में दिखाया गया है। एक ही जगह पर फोम को मारना है, जिससे वो वहीं से लेयर बनाता जाएगा और आग की ऑक्सीजन को कटअप कर देगा। ये आग को स्मूदरिंग मेथड से बुझाता है। ये ज़्यादातर छोटी आग पर ही प्रभावशाली होते हैं। वर्किंग प्रोसीजर या कार्य प्रणाली, जब हम सेफ्टी क्लिप को निकालेंगे, सेफ्टी क्लिप को निकलने के बाद स्ट्राइकर पर चोट करते हैं। चोट करने के बाद यहाँ नीचे पंचरिंग पिन होती है, वो गैस कार्टेज को पंचर करती है। पंचर होने के बाद कार्टेज होल्डर में बने पोर्ट होल, उनके द्वारा गैस सिलेंडर के अंदर आती है और सिलेंडर में जो फोम सॉल्यूशन है उसके ऊपर
दबाव डालती है। ऐसे ऊपर से दबाव डलता है, जैसे ये एरो बने हुए हैं ऐसे दबाव बनता है। उसके बाद के अंदर साइफन ट्यूब होती है, ये वाली साइफन ट्यूब है। साइफन ट्यूब के नीचे स्टेनर लगा होता है जहाँ से इस फोम सॉल्यूशन को रास्ता मिलता है। ऊपर से दबाव पड़ने से यहाँ से रास्ता मिलेगा और फोम सॉल्यूशन यहाँ से होते हुए डिस्चार्ज पाइप के थ्रू मिनीचर फोम मेकिंग ब्रांच, ये जो सामने लगी हुई है मिनीचर फोम मेकिंग ब्रांच, इसके रास्ते आग पर फेंका जाता है। ये इसका पूरा प्रोसीजर है फोम सॉल्यूशन को आग पर फेंकने का। ये क्लास बी फायर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। अभी हम जानेंगे इन एक्सट्यूसरों की लाइफ और इनके टेस्ट। वाटर फोम डीसीपी, इन सभी की लाइफ 10-10 साल होती है। फिर भी हम इन्हें 3 साल बाद इनका टेस्ट होता है। अगर वो टेस्ट क्लियर कर जाते हैं तो इन्हें हम कंटिन्यू करते हैं। वो टेस्ट 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर होता है और जिसे हम 2.5 मिनट तक करते हैं। इसके अलावा हर एक्सट्यूसर को रिफ़िल करने के 3 महीने के बाद उसकी कैप को खोल कर देखना है। गैस कार्टेज का वज़न चेक करना है। अगर गैस कार्टेज का वज़न 10% से कम हो गया है तो उस गैस कार्टेज को बदल देना है। उसके बाद वाशर, नोजल, पोर्ट होल, वेंट होल आदि चेक करने हैं। फिर इसके बाद एक परफॉर्मेंस टेस्ट होता है जो साल में एक बार करते हैं। जितने सिलेंडर एक साथ रिफ़िल किए जाएंगे उनमें 5% एक्सट्यूसर चला कर देखने हैं। अगर चल जाए तो ठीक है, नहीं तो सभी को दोबारा रिफ़िल करना है। इसका एचपीटी टेस्ट यूनिट लेवल पर ही हम कर सकते हैं, लेकिन बीपीटी बर्स्ट प्रेशर टेस्ट वो हमें कंपनी से ही करवाना पड़ता है। मैकेनिकल फोम एक्सट्यूसर गैस कार्टेज टाइप के बाद स्टोर प्रेशर टाइप के विषय में भी कुछ जानकारी लेते हैं। इसमें सभी चीज़ें सेम होती हैं, बस गैस कार्टेज की जगह ड्राई एयर या नाइट्रोजन गैस का प्रेशर इसमें डाला जाता है और इसे सुविधानुसार रोक कर या एक बार इस्तेमाल करने के बाद इसे दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि क्या होता था गैस कार्टेज वाले में, क्या होता गैस कार्टेज पंचर होगी, पंचर होने के बाद जितनी भी गैस होती थी वो सभी एक साथ ही यूज़ हो जाती थी। लेकिन इसके अंदर क्या है, हम इसको अभी जैसे चलाया है उसके थोड़ी देर बाद भी हम इसको चला सकते हैं, या जैसे आग यहाँ लगी है या और कहीं लगी है उसको वहाँ पे ले जा करके हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि गैस कार्टेज वाले में ऐसा नहीं है। गैस कार्टेज पंचर हो गई तो उसके बाद उसको पूरा ही खाली करना पड़ता है। इसको चलाने के लिए सबसे पहले सेफ्टी पिन को निकालना है, उसके बाद लॉक को निकालना है, बीच वाले लॉक को निकालना है, फिर स्क्वीज ग्रिप को दबाना है और आग को बुझाना है। ये एक्सट्यूसर 45 से 60 सेकंड तक चलते हैं। इनके जेट की दूरी 6 मीटर होती है। आज हमने फोम टाइप एक्सट्यूसर के विषय में जाना। आशा है आपकी जानकारी को बढ़ावा मिला होगा। धन्यवाद।